तो रतन टाटा भले ही एक शरीर के तौर पर हमारे बीच नहीं है, लेकिन एक विचार के तौर पर हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और आज हम उनके जीवन के पहलुओं के अलग अलग पहलुओं के बहुत से पन्ने हम आपके सामने पलट रहे हैं। पैसा लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, लेकिन जिस शख्स ने टाटा ग्रुप को टकसाल में बदल दिया, उस रतन टाटा के ऊपर न पैसे का प्रभाव था न पावर का। रतन टाटा काम के घंटों में बंद कर नहीं रहते थे, काम को घंटों में बांधकर वो नहीं देखते थे, और ना ही अपने रुतबे को अपने आसपास फैले आडंबर से। उसका ही नतीजा है कि भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुके रतन टाटा आज अपनी परोपकारी सोच और सादगीपूर्ण सरल जिंदगी के लिए याद किए जा रहे हैं। 1962 में जिस वक्त भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, कमोबेश उसी वक्त रतन टाटा लॉस एंजलिस की अपनी नौकरी छोड़कर भारत लौटे। अब वो झारखंड के जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील में काम करने लगे थे। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि टाटा सरनेम वाले इस शख्स ने वहां शुरुआत अप्रेंटिसशिप के साथ की, और उस दौरान दूसरे कर्मचारियों की तरह खुद भी नीला ओवरऑल पहनकर जाते थे। जमीनी स्तर पर चीजों को समझने की उनकी खासियत ने ही उनको 29 साल के भीतर टाटा ग्रुप का सुपर बॉस बना दिया था। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे, और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। रतन टाटा के स्वभाव में जिद, संकोच और सादगी का अद्भुत मिश्रण था। उनको जिद थी कि जिस दुनिया में काम कर रहे हैं उसको बदल देंगे, लेकिन उसके लिए हाइप खड़ा करना उनके मिजाज से मेल नहीं खाता था। वो चुपचाप काम करने वाले शख्स थे। लिहाजा लॉस एंजलिस की नौकरी छोड़कर जब हिंदुस्तान आए तो जमशेदपुर में 6 साल तक काम किया, जहां प्रोजेक्ट मैनेजर से लेकर तब के मैनेजिंग डायरेक्टर एसके नानावटी के स्पेशल असिस्टेंट बने। उनके काम करने के लगन की प्रसिद्धि मुंबई तक पहुंची तो जेआरडी टाटा ने उन्हें मुंबई बुला लिया। उसके बाद से उनकी कामयाबियों की उड़ान कभी थमी नहीं, लेकिन कामयाबियों के आसमान छूने वाले रतन टाटा के पांव हमेशा जमीन पर ही रहे। बीबीसी के मुताबिक 1992 में इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों के बीच एक दिलचस्प सर्वेक्षण करवाया गया, जिसमें पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की उड़ान के दौरान ऐसा कौन सा यात्री है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तब सबसे अधिक वोट रतन टाटा को मिले। इसके पीछे के कारणों में शामिल था, रतन टाटा को वीआईपी ट्रीटमेंट की तलाश नहीं रहती थी। वो अकेले चलते थे और अपना बैग या फाइल उठाने के लिए किसी असिस्टेंट की जरूरत भी उनको नहीं होती थी। यात्रा के दौरान उनको बेहद कम चीनी वाली ब्लैक कॉफी पसंद थी, लेकिन वो भी अगर ना मिल पाए तो वो फ्लाइट अटेंडेंट को डांटते नहीं थे। उनकी सादगी, उनकी सहजता आज बहुत सारे लोगों की यादों में समाई हुई है। He was a strong believer in ethics in corporate governance. I think whenever the economic history of modern India is written, I would feel that a full volume will not be enough to describe his achievements. टाटा के काम करने में एक अनुशासन था। बिल्कुल जेआरडी टाटा की तरह ही वो वक्त के पाबंद थे और देर तक दफ्तर में बैठकर फाइलों में सिर घुसाए रखने वाले शख्स नहीं थे। जेआरडी टाटा की तरह ही रतन टाटा भी शाम 6:30 बजे अपना दफ्तर छोड़ देते थे। फिर घर से, दफ्तर से जुड़े कामों से दूर रहते थे, और घर में भी तड़क भड़क नहीं। कोलाबा में समंदर की तरफ दरवाजा खुलने वाला उनका घर सादगी और उनके अभिजात्य सोच का मेल है। वो वहां अपने डॉगी के साथ एकांत में ही रहना ज्यादातर पसंद करते थे।
चकाचौंध से दूर वीकेंड मनाने के लिए वो अलीबाग के अपने फार्म हाउस में जाते थे। एक बेहद कामयाब उद्योगपति होने के बावजूद रतन टाटा ने अपने ऊपर पैसे, पावर और प्रसिद्धि को कभी भी हावी होने नहीं दिया, जिसका नतीजा है कि ये तीनों चीजें जिंदगी भर उनके कदमों के पीछे पीछे दौड़ती रहीं। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।